हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, संभावनाओं का गणित, प्रायिकता का परिचय। 7.1 हमने कर लिया पहले ही। 7.1 में हमने जाना कि प्रायिकता क्या होती है सिंपल डेफिनेशन से। अब है जो प्रायिकता है उसको मापने की हमारे पास दो प्रमुख विधियां हैं। जो पहली विधि है वो है अनुभव से प्राप्त प्रमाणों का उपयोग करके, जिसको हम बोलते हैं प्रायोगिक प्रायिकता। तो पहली जो प्रायिकता होगी जो निकलेगी हमारी, वो होगी हमारी प्रायोगिक प्रायिकता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि नाम से ही है, प्रायोगिक मतलब प्रयोग से या फिर एक्सपेरिमेंट कर करके। तो इसके अंदर कुछ डाटा होंगे हमारे पास। डाटा कहां से निकलेंगे? या तो हम किसी प्रयोग को बार बार करेंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे, या फिर कोई पहले से प्रयोग किए हुए होंगे। इसमें हम मानते नहीं है, जो एक्चुअल में हुआ है उसके साथ ही हम चलते हैं इसमें प्रायोगिक प्रायिकता में। जैसे एग्जांपल है इसका, अगर हम तो इसका एक तो इसका फार्मूला, जो प्रायोगिक प्रायिकता का निकालने का फार्मूला है हमारा, वो होगा हमारा घटना के घटित होने की संख्या और बटे में परीक्षण की कुल संख्या। भाई हमने कितनी बार तो परीक्षण किया, प्रयोग किया। भाई जैसे पासा फेंका हमने, कितनी बार पासा फेंका, तो वो होगी परीक्षण की कुल संख्या। नोट परीक्षण, यहां पे आएगा हमारा कुल संख्या। तो इसके अंदर घटना के घटित होने की संख्या, जितनी बार वो चीज हुई है एक्चुअल में वही हम लेंगे, और नीचे जितनी बार हमने प्रयोग किया है उनकी कुल संख्या वो नीचे आ जाएगी। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले कि हमने मान लिया कि एक पासे को हमने 50 बार फेंका, एक पासे को 50 बार फेंका गया। पासा लूडो का पासा, जिसके अंदर संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, उसके अंदर से और उसमें ठीक 8 बार 4 प्राप्त हुआ। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 4 प्राप्त करने की, चार प्राप्त होने की जो प्रायोगिक प्रायिकता होगी, वो होगी हमारी कि 4 8 बार आया है तो 8 ऊपर आ गया, और कुल 50 बार उसको फेंका गया पासे को, तो 50 हमारा नीचे आ जाए। काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 से ये 25, 4/25 हमारा इसका आंसर आ गया। पॉइंटों में निकाल सकते हैं हम, तो पॉइंट में आ जाएगा ये 0.25 बच गए 15 और 25 का 150, 0.16। तो ये हमारी है प्रायोगिक प्रायिकता। भाई हम जो भी जिसकी भी प्रायिकता हम निकालेंगे उसका बार बार प्रयोग करेंगे। उस इवेंट को जितनी बार प्रयोग किया वो नीचे आ जाएगा। परीक्षण मतलब प्रयोग, कितनी बार हमने उस चीज को किया है, और जो हमें निकालना है उसके कितनी बार वो आया है, तो वो हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब सेकंड जो हमारी प्रायिकता है वो है सैद्धांतिक प्रायिकता।
इसके अंदर सैद्धांतिक विधियों का प्रयोग होता है। तो सेकंड है हमारी सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें प्रयोग नहीं करने हमें, इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो सभी संभव परिणाम है वो संप्रायिक है। संप्रायिक मतलब सभी के चांस बराबर है। भाई जैसे किसी पासे को फेंका तो उसके अंदर एक आने के चांस भी उतने ही हैं, दो आने के चांस भी उतने ही हैं, तीन के भी, चार के भी, पांच के भी और छह के भी। सभी जो घटनाएं हैं उन सभी के जो चांस है बराबर है। तो उस केस में लगता है हमारा सैद्धांतिक प्रायिकता। लेकिन अगर हमने पासे को उछाल दिया तब हमारा लगेगा प्रायोगिक प्रायिकता। इसका जो फार्मूला होता है सैद्धांतिक प्रायिकता का वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो इसका जो फार्मूला है हमारा वो होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने उस चीज के फेवर में आउटकम है और कितने टोटल आउटकम है हमारे। तो इसका जैसे कोई एग्जांपल ले ले हम, एग्जाम्पल ले लिया हमने कि वही पासे की बात करते हैं कि एक पासे को फेंका गया, फेंका गया मतलब उछाला गया, तो पासे पर 4 प्राप्त होने की प्रायिकता या 4 प्राप्त होने की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होगी। अब जब हमने पासा फेंका तो पासे के अंदर हमारे जो कुल परिणाम है वो 6 है। 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है हमारे पास, वो है सभी संभावित परिणाम। तो सभी संभावित परिणामों की जो संख्या है वो हमारी है 6, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। संभावित परिणाम भाई कुछ भी आ सकता है। और जो अनुकूल परिणाम है वो सिर्फ 1 है, क्योंकि 4 हमारा सिर्फ एक बार है। तो उसके बाद अनुकूल परिणाम है हमारा 1। तो संख्या 4 की प्राप्त होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो जो प्रायिकता होगी पी हमने प्रायिकता से डिनोट कर लिया, प्रायिकता को पी से पासे पर 4 प्राप्त होना, तो वो हो जाएगी हमारी अनुकूल परिणाम 1 बटे कुल परिणाम 6। 1/6 पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 0.1666 ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी 2 प्रकार की प्रायिकता थी। एक है प्रायोगिक प्रायिकता जिसमें प्रयोग करके हमें प्रायिकता निकालना है, दूसरा है सैद्धांतिक प्रायिकता जिसके अंदर हमें मानना है कि जो भी हमारे आउटकम्स है वो सभी संप्रायिक है, जो परिणाम है हमारे सारे संप्रायिक है, उनके समान चांस से आने के, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक विभिन्न रंगों की मिठाइयों के एक बड़े थैले को आपस में मिलाती है और उसमें से यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, बिना देख के, भाई ऐसे हाथ डाला और कुछ मिठाइयां निकाल ली, रैंडमली निकाल ली,
30 मिठाइयों के एक प्रतिदर्श का चयन, इसको बोलते सैंपल। भाई एक बड़ा थैला था, उसके अंदर से रैंडमली 30 मिठाइयां निकाल ली और एक प्रतिदर्श बना दिया, एक सैंपल बना लिया मिठाइयों का। वह प्रत्येक रंग की मिठाइयों की गिनती करती है उन 30 में से जिनकी संख्या इस प्रकार है: 10 लाल मिठाइयां, 8 हरी मिठाइयां, 7 पीली मिठाइयां और 5 नीली मिठाइयां। टोटल होगी हमारी 30। अब इसका पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है, प्रतिदर्श से यादृच्छिक रूप से हरी मिठाई निकालने की प्रायिकता की गणना कीजिए। भाई कितने चांस है कि जो सैंपल है हमारा प्रतिदर्श है उसके अंदर 30 मिठाइयां हैं, तो कितने चांस है, क्या प्रायिकता होगी कि उसमें से हमें हरी मिठाई ही मिलेगी। तो ये वही हो गया हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। कुल मिठाइयां हमारी है 30, उन 30 में से जो हरी मिठाई है वो है 8, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 8/30। तो फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। जो कुल मिठाइयां हैं उनकी संख्या 30, यानी कुल परिणाम तो हमारे 30 है, और हरी मिठाइयों की संख्या है 8। भाई 30 में से 8 हरी मिठाइयां है तो चांस उतने ही बनेंगे जितनी मिठाइयां होंगी उस हिसाब से। तो जो प्रायिकता होगी हरी मिठाई आने की वो होंगी हमारे पास हरी मिठाइयों की संख्या बटे कुल मिठाइयों की संख्या। तो हरी मिठाई है 8, कुल मिठाई है 30, तो 8/30 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम कैंसिल करें कुछ तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चौके 8 और 15 दूनी 30, तो 4/15 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट पूछा हमसे, यदि बड़े थैले में कुल 600 मिठाइयां है तो प्रतिदर्श के परिणामों के आधार पर आकलन कीजिए कि कितनी मिठाइयों के पीले रंग के होने की संभावना है। भाई सैंपल हमें मिल गया कि ये है कि जैसे हमारे पास जो हरी मिठाई है उसका सैंपल में से 8 है, वो 30 में से 8 है, तो 600 में से कितनी होंगी ऐसे। तो हमसे पूछा गया कि पीले रंग की जो मिठाई है उसकी संभावना कितनी है कि वो कितनी होंगी टोटल में से। तो पहले हमें पीले रंग की मिठाई की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम टोटल मिठाइयों की संख्या निकाल देंगे संभावित। एक्चुअल नहीं होगी ये, क्योंकि ये हमारे पास संभावित है, क्योंकि हो सकता है इतनी मिठाई हो, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में 30 मिठाइयां निकाली थी तो उसके अंदर 30 में से 7 पीली मिठाइयां निकली थी। तो चांस है कि भाई जो इसकी प्रायिकता आई है 30 में से 7 निकली है तो 600 में से तो उसका उतने ही मल्टीपल निकलेगी हमारी। तो कैसे करेंगे इसको, सेकंड पार्ट। तो पीली मिठाइयों की जो संख्या थी वो है 7, तो प्रायिकता हो जाएगी पीली मिठाइयों की वही सेम फार्मूला जो इसमें लगाया था, ऊपर आ जाएगा हमारा पीली मिठाइयों की संख्या और नीचे आ जाएगा हमारा कुल मिठाइयों की संख्या। अब पीली मिठाई हमारे पास 7 है और कुल मिठाई हमारे पास 30 है, तो 7/30 हो गई इसकी प्रायिकता। भाई 30 में से 7 चांस है उसके पीली मिठाई होने की, और कुल मिठाई है 600, तो 600 में से कितने चांस बनेंगे उसके, 600 से गुणा कर देंगे इसको,
तो अब लिख दें कुल मिठाई हमारे पास है 600, कुल मिठाई थैले में लिख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास 30 भी थी कुल मिठाई थी, वो सैंपल में थी। तो थैले में कुल मिठाई है 600। तो अब पीली मिठाई की संभावित संख्या, तो 7/30 गुणा में 600, काटेंगे तो 0 कट गई हमारी, 3 से 3 दूनी 6 0, और 20 गुणा में 7 बच गया, 20 7 140। तो 140 मिठाइयां जो होंगी वो पीली होंगी, अनुमानित संभावित, ये एक्चुअल डाटा नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास संभावित संख्या है जो हमने निकाली प्रायिकता के बेस पे, कि जब अगर पीली मिठाइयों की प्रायिकता सैंपल में से 7/30 है तो कुल मिठाइयों की संख्या 600 थी, 600 में से उसकी 140 होने के चांस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्यालय में सर्वेक्षण कराया गया, सर्वेक्षण मतलब सर्वे करवाया गया, जहां 40 विद्यार्थियों के एक यादृच्छिक प्रतिदर्श से, भाई विद्यालय बड़ा था लेकिन 40 विद्यार्थियों का एक रैंडमली चूजन सैंपल है, उनसे उनका प्रिय क्लब पूछा गया। सिर्फ 40 बच्चों से पूछ लिया, जैसे डाटा आजकल हमारे आते हैं 100 लोगों से पूछकर उसको जनरलाइज कर देंगे, तो भाई ओवरऑल हमारा ये है, वही हमारा ये कि सैंपल से पूछ लिया। सैंपल के बाद अब जो सैंपल का डाटा था वो इस प्रकार है, भी उन 40 में से 14 विद्यार्थियों ने कहा कि विज्ञान क्लब में उनका इंटरेस्ट है, उनका जो प्रिय क्लब है वो विज्ञान क्लब है। 11 विद्यार्थियों ने कहा कि कला क्लब उनका प्रिय क्लब है। 9 विद्यार्थियों ने कहा कि खेल क्लब उनका प्रिय क्लब है, और 6 ने कहा कि वाद विवाद क्लब उनका प्रिय क्लब है। मान लीजिए कि पूरे विद्यालय में 800 विद्यार्थी है, वही जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर 30 सैंपल स्पेस 30 था, यहां पर सैंपल स्पेस 40 है, उसके अंदर कुल मिठाई 600 थी, इसके अंदर कुल विद्यार्थी 800 है। तो पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है प्रतिदर्श से यानी कि सैंपल से यादृच्छिक चयनित विद्यार्थी की प्रायिकता कला क्लब के होने की प्रायिकता क्या है। तो कला क्लब में 11 विद्यार्थी थे और प्रतिदर्श में यानी सैंपल में 40 विद्यार्थी थे, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 11/40। तो ये हम कर देंगे, इसको फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट पार्ट प्रतिदर्श में कुल विद्यार्थी, ये हमारे पास है 40। तो उन्होंने पूछा कि कला क्लब जो प्राथमिकता वो कला क्लब होने की प्रायिकता, तो कला क्लब को प्राथमिकता देने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो हमारे पास है कला क्लब वाले 11। तो जो प्रायिकता हो जाएगी कला क्लब की वो हो जाएगी, नीचे तो हमारा कुल विद्यार्थी और ऊपर हो जाएगा जो जिनका जो फेवरेट क्लब है वो कला क्लब है, या जो कला क्लब को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता मतलब कि उनका फेवरेट क्या है, कला क्लब है। तो आंसर हो जाएगा इसका 11/40। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अगर किसी का पूछ ले हमसे, ये तो हमसे कला क्लब का पूछा गया है, अगर हमसे पूछ ले विज्ञान क्लब कितना होगा प्रायिकता, तो 14/40। खेल क्लब कितना होगा 9/40। वाद विवाद क्लब कितना होगा 6/40, क्योंकि हमारे कुल विद्यार्थी 40 है और सभी के अलग अलग है। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है हमारा प्रतिदर्श के
परिणामों का उपयोग करके आकलन कीजिए कि पूरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी खेल क्लब को प्राथमिकता देंगे। भाई जो हमारी प्रायिकता सिर्फ सैंपल से आई है, प्रति दर्श से आई है, उसको उसके परिणाम का यूज करके हमें जो कुल विद्यार्थी 800, भाई पूरे स्कूल मतलब कि 800 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो खेल क्लब को प्राथमिकता देंगे, यानी जिनका खेल क्लब प्रिय क्लब होगा। तो खेल क्लब को प्राथमिकता देने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि है हमारी 9, तो प्रायिकता हो जाएगी खेल क्लब वाले विद्यार्थियों की 9/40। ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, तो 9/40 रह गया हमारा। अब कुल विद्यार्थी थे स्कूल में, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी ये थे हमारे 800। अब इन 800 में से कितने विद्यार्थी होंगे जो खेल क्लब को प्राथमिकता देंगे? हम क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, जो प्रायिकता ये खेल क्लब की, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए विद्यालय में खेल क्लब को प्राथमिकता देने वाले संभावित विद्यार्थियों की संख्या जो कि हो जाएगी हमारी, प्रायिकता है 9/40 और कुल विद्यार्थी 800 से गुणा कर दी, 40 से काटेंगे, 40 दूनी 80, 20 आ गया हमारे पास, तो 20 निमा 180। तो 180 विद्यार्थी संभावित होंगे जिनका खेल क्लब उनका प्रिय क्लब होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक सिक्के को 20 बार उछालिए, हमें 20 बार खुद उछालना है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक प्रायिकता का क्वेश्चन कि 20 बार उछालना है और प्रत्येक बार परिणाम को अंकित कीजिए। भाई जो भी हमें मिला, 20 बार हमने उस सिक्के को उछाला, भाई पहली बार हेड मिला, फिर टेल मिला, फिर हेड मिला, फिर हेड मिला। अब कुछ भी मिल सकता हमारे पास, हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्ट हमें कितनी बार क्या मिलेगा। तो ये 20 बार उछालना है इस क्वेश्चन में सिक्के को, तो सभी का अलग अलग भी आएगा, तो आंसर सभी के अलग अलग आएंगे इसका मतलब। तो मान लेते हैं कि भाई मैंने सिक्के को 20 बार उछाला और मेरे 20 बार उछालने पर मुझे 12 बार तो मिला हेड और 8 बार मिला मुझे टेल। अब सबका अलग अलग आ सकता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन इसने पूछा है, पहला पार्ट है इसका, आपने कितनी बार चित्त प्राप्त किया? चित्त मतलब हेड। आपने कितनी बार पट प्राप्त किया? पट मतलब कि टेल। चित्त प्राप्त करने की प्रायोगिक प्रायिकता, हमसे बोला प्रायोगिक प्रायिकता मतलब जो हमने प्रयोग किया है उसके बेस पे प्रायिकता निकालो। और पार्ट नंबर 4 है, यदि आप सिक्के को एक और बार उछालते हैं तब चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? चित्त मतलब कि हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? चलो 20 बार सिक्के को उछालने को बोला है। कि भाई हमने मान लिया कि 20 बार सिक्का उछालने पर मुझे 12 बार चित्त प्राप्त हुआ
और 8 बार पट प्राप्त हुआ। अब फर्स्ट पार्ट है आपने कितनी बार चित प्राप्त किया, तो चित किया 12 बार, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 12 बार चित प्राप्त किया। सेकंड पार्ट है आपने कितनी बार पट प्राप्त किया, तो पट प्राप्त किया 8 बार, तो 8 बार पट प्राप्त किया। उसके बाद चित प्राप्त करने की प्रायोगिक प्रायिकता, भाई चित कितनी बार आया हमारा, चित हमारा आया 12 बार, तो और कुल हमने कितने प्रयोग किए, कुल प्रयोग किए हमने 20 बार, तो फार्मूला लगा देंगे हम, घटना के घटित होने की संख्या बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो थर्ड पार्ट हमसे पूछा प्रायिकता चित प्राप्त करने की, और ये हमारी है प्रायोगिक प्रायिकता। तो इसका फार्मूला लिखने की वजह सीधा लिख देंगे हम, चित प्राप्त होने की संख्या बटे परीक्षण की कुल संख्या, जो कि हमारी कि हमने कितनी बार प्रयोग किया, कितनी बार हमने पासे को सिक्के को उछाला। तो चित हमें मिला था 12 बार और सिक्का हमने उछाला था 20 बार, तो 12 बटे 20 4 से काट देंगे, 4 तिये 12 और 4 पंजा 20, तो 3/5, तो 3/5 इसकी प्रायिकता होगी, या पॉइंट में निकाले तो 0.6। 0.6 का मतलब है कि 60% चांस है चित प्राप्त होने के, 60% हमें प्रयोगों में चित प्राप्त हुआ, तो यानी कि चित हमें ज्यादा बार प्राप्त हुआ, उसकी प्रायिकता ज्यादा हो गई। अब फोर्थ पार्ट कह रहा हो यदि आप सिक्के को एक और बार उछालते हैं तब चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें देखो भाई, जब हमने 20 बार सिक्के को उछाला था तो 20 बार में से हमें 12 बार चित प्राप्त हुआ था, यानी चित हमें ज्यादा बार प्राप्त हुआ और पट हमें कम बार प्राप्त हुआ। तो जब हम 21वीं बार पासे को सिक्के को उछालेंगे तो ये नहीं है कि हाँ चित प्राप्त होने के चांस ज्यादा है, ये हमारे जो घटना है सिक्के को उछालने की, ये स्वतंत्र घटना है। भाई जिस मर्जी बार आप उछालोगे हमेशा परिणाम स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र का मतलब है कि वहां पर हेड भी आ सकता है और वहां पर टेल भी आ सकता है। अगर आपने 100 बार भी सिक्का उछाल लिया, 100 बार में से 90 बार हमारा चित आ गया और 10 बार हमारा पट आ गया, तब भी 101वीं बार हम ये नहीं कह सकते कि वो चित ही आएगा। दोनों के चांस बराबर है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो जो प्रायिकता होगी इसके अंदर चित आने की, वो हमारी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता दोनों की बराबर होगी। तो फोर्थ पार्ट में जो आंसर आएगा, कुल परिणाम जो होंगे उसके 21वीं बार के, वो 2 होंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो प्रायिकता होगी चित प्राप्त करने की, वो एक ही बार आ सकता है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2, पॉइंट में निकालेंगे तो 0.5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, कागज से निर्मित एक प्याले को हवा में 100 बार उछालिए। प्रत्येक बार उछालने के पश्चात एक कागज पर यह लिखते जाइए कि प्याला अपने निचले तल पर गिरता है, उल्टा होकर ऊपरी भाग पर गिरता है अथवा अपने पार्श्व पर गिरता है। प्रायोगिक प्रायिकता का उपयोग करके परिणामों की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रयोग करना है भाई हमें, 100 बार हमें एक प्याले को हवा में उछालना है, तो हो सकता है वो ऐसे गिरे,
ये क्या हो गया, इसका जो निचला तल है वो इसके अंदर गिर गया। सेकंड ऑप्शन है उसका कि वो ऐसे गिर जाए, ये जो ऊपरी भाग है वो नीचे की तरफ हो, उस पर गिर जाए ये। या थर्ड ऑप्शन है कि वो ऐसे गिर जाए, पार्श्व पर गिरता है। तो ये भी हमारा वही है कि 100 बार उछालना पड़ेगा, उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हमें प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो इसका आंसर भी सभी का अलग अलग आ सकता है। तो चलिए मान लेते हैं हम कि भाई मैंने कोई ये प्याले उछाले 100 बार, एक प्याला, और ये परिणाम मिला 100 बार प्याले के उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो पहला हमारा है निचले तल पर गिरता है, कि हमने मान लिया कि निचले तल पर वो 30 बार गिरता है। ऊपरी भाग पर गिरता है, हमने मान लिया 20 बार गिरता है। अब ये वही है, परिणाम कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ हम मान ही रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में करोगे तो पता नहीं क्या डाटा आएगा हमारे पास। और थर्ड है हमारा अपने पार्श्व पर गिरता है। हमने मान लिया कि वो 50 बार गिरता है। अब इन्होंने कहा था कि इन सभी की प्रायोगिक प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता हमारी जैसे पहली है हमारी जब तल पर गिरता है, तो तल पर हमारा गिरा है 30 बार, और कुल जो प्याला उछाला गया था वो 100 बार। तो कुल प्रयोग हो गए 100, 30/100, 0 कैंसिल होगी, 30/10। पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 0.3। सेकंड है हमारा कि वो अपने ऊपरी भाग पर गिरता है, ऊपरी भाग पर वो 20 बार गिरता है। तो 20/100, 0 कैंसिल, 2/10, और पॉइंटों में निकालेंगे तो 0.2। और थर्ड है हमारा पार्श्व पर गिरता है। तो प्रायिकता कि जो प्याला है वो पार्श्व पर गिरेगा तब। तो पार्श्व पर 50 बार गिर रहा है, तो 50/100, 0 कैंसिल, 5/10 यानी कि 0.5। तो ये 3 आंसर हो गए हमारे। जब तल पर गिरेगा तो 0.3, जब वो ऊपरी भाग पर गिरेगा तो 0.2, और जब वो पार्श्व पर गिरेगा तो 0.5। अगर आप ये खुद करोगे इस प्रयोग को तो ये डाटा कुछ ना कुछ चेंज ही होगा। तो चेंज होगा तो जो प्रायिकता है वो भी चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन करना फिर हमें ऐसे ही है, जो भी हमारा आया वो ऊपर, और कुल जो हमारे प्रयोग है वो नीचे। 30/100, अगर आपका 20 आता तो 20/100 हो जाएगा, 18 आता 18/100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक निष्पक्ष षटफलकीय पासा। निष्पक्ष मतलब कि कोई भी फेस आ सकता है, कोई भी फलक आ सकता है। षटफलकीय जिसके 6 फेस होंगे। पासा बताइए हमें, पासा जिस पर 1 से 6 तक गिनती होती है, उसको फेंकने पर एक सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये अगर ना भी बोले निष्पक्ष षटफलकीय है तब भी हमारा क्वेश्चन सेम रहेगा, भी एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो पासे को जब फेंकते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल संभावित परिणाम हो गए हमारे 6। तो पासे को, इसको फेंकने बोल दो, उछालने कर बोल दो, उछालने पर संभावित परिणाम 6 होंगे हमारे।
या इसको 6 बाद में लिख लेंगे हम। संभावित परिणाम हमारे क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 में से सम संख्या हमारी कौन कौन सी है? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 2, 4 और 6। तो इसका मतलब कुल परिणाम हो गए हमारे 6 और सम संख्या आने के परिणाम हो गए 3। सम संख्या के 3 चांस है, 3 बार सम संख्या आ सकती है, चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? सम संख्या प्राप्त करने की पहले लिख देंगे फार्मूला हमारा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे ये रहे, सम संख्या आने के जो परिणाम है वो अनुकूल परिणाम है, तो 3, कुल परिणाम है 6, 3/6, 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया 1/2। पॉइंटों में निकाले तो 0.5। ये याद रखना कि जो प्रायिकता होगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी या 1 के बराबर आएगी। तो 0.5 हमारा छोटा है 1 से, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए आप एक षटफलकीय पासे को 12 बार फेंकते हैं और 3 बार अंक 3 प्राप्त होता है, 3 बार 3 अंक प्राप्त करते हैं। तो उसमें पूछ रहा हमसे पासे पर 3 आने की प्रायोगिक प्रायिकता क्या होगी? पासे पर 3 आने की सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होगी? इन दोनों प्रायिकताओं में भिन्नता क्यों हो सकती है? यदि आप पासे को 60 बार, 600 बार या 6000 बार फेंके तो क्या प्राप्त होने की अपेक्षा करेंगे? तो पहले 2 क्वेश्चन तो आसान ही है। एक तो हमें निकालना है प्रायोगिक प्रायिकता, एक हमें निकालना है सैद्धांतिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता, जितनी बार प्रयोग किए, तो प्रयोग हमने किया 12 बार, वो तो नीचे आ जाएगा हमारा, और उन 12 बार में से हमें 3 बार 3 मिला, तो 3/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कुल प्रयोग जो किए, कुल प्रयोग या कुल परीक्षण वो थे 12। उन 12 में से 3 प्राप्त हुआ 3 बार। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 3/12, यानी कि 1/4। पॉइंटों में निकालेंगे तो 0.25, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। अब इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसकी सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होगी। सैद्धांतिक प्रायिकता मतलब कि सभी के आने के चांस इक्वल है, उतना ही 3 के आने का चांस है, उतना ही 4 के आने का, उतना ही 5 के आने का। तो जब पासा फेंकते हैं तो पासे में कुल परिणाम होंगे 6, तो वो हमें निकालना है। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम होंगे 6। अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था 1 से लेकर 6 तक, और 3 कितनी बार आएगा? 3 एक बार आएगा 6 में से, तो प्रायिकता हो जाएगी 3 की हमारे पास 1/6। तो पॉइंटों में निकाल लेंगे तो 0.6 कम 6 बच गया 4, 6 6 का 36 बच गया 4, 6 6 का 36, इस प्रकार से, या ये हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 0.167। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, इन प्रायिकताओं में भिन्नता क्यों हो सकती है? भिन्नता हो सकती है हमारी, क्यों हो सकती है?
क्योंकि हमारे पास है प्रायोगिक प्रायिकता जिसमें प्रयोग किए गए हमें, और ये हमारे पास है सैद्धांतिक प्रायिकता जिसमें हमने सभी को संप्रायिक माना है। उसने पूछा उसके बाद, यदि आप पासे को 60, 600 या 6000 बार फेंके तो क्या प्राप्त होने की अपेक्षा करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एक नियम लगेगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वरिष्ठ संख्याओं का नियम हिंदी में। तो इसमें हम लिख देंगे थर्ड पार्ट, ये भिन्न क्यों है पहली बात तो। अब इसमें जो हमारा वो लॉ है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना बड़ा नंबर होगा उतने ही चांस है कि प्रायोगिक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता सेम होगी। जो हमारी प्रायोगिक प्रायिकता होगी वो धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर बड़ा करेंगे वो इसके पास पहुंच जाएगी, 0.167 0.16 के पास पहुंच जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली। कम हो चाहे ज्यादा हो, जो ये हमारे पास इससे कम हो या ये इससे ज्यादा हो, तो जैसे जैसे हम बड़े नंबर लेंगे, ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज्यादा बार प्रयोग करेंगे, तो दोनों प्रायिकताएं हमारी सेम हो जाएंगी। तो ये हम लिख देंगे, ये दोनों प्रायिकताएं भिन्न हैं क्योंकि 12 बहुत छोटी संख्या है। लेकिन जब हम पासे को 60, 600 या 6000 बार उछालते हैं तो प्रायोगिक प्रायिकता सैद्धांतिक प्रायिकता के निकट पहुंच जाती है। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतने ही चांस है प्रायोगिक प्रायिकता के और सैद्धांतिक प्रायिकता के सेम होने के या उसके बिल्कुल पास होने के। तो इसमें लिख देंगे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, या हिंदी में बृहत संख्याओं के नियम के अनुसार जितनी ज्यादा बार प्रयोग करेंगे उतना ही प्रायोगिक प्रायिकता सैद्धांतिक प्रायिकता के निकट या उसके जो नंबर है उसके निकट पहुंच जाएगा।
पहुंच जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा है, आप करके भी देख सकते हो। देखो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। भी मान लिया हमने एक सिक्के को उछाला, एक बार उछाला, हो सकता है उस पर हेड आ जाए। तो इसके अंदर जो हेड की वैसे प्रायिकता थी वो हमारी थी 1/2, लेकिन जो इसकी प्रायोगिक प्रायिकता होगी वो होगी 1, कि एक बार उछाला तभी हेड आ गया हमारे पास। अगर हम उस सिक्के को 2 बार उछाले, हो सकता है दोनों बार ही हेड आ जाए हमारा। इस केस में भी हमारा सेम हो गया कि जो हेड आने की प्रायिकता है, प्रायोगिक प्रायिकता, वो हमारी 1 है, लेकिन जो हमारे सैद्धांतिक प्रायिकता है वो 1/2 ही है अभी भी। 3 बार उछाला तो हो सकता है कि वो हेड हेड और टेल आ जाए। इस केस में जो प्रायिकता बनी हमारी वो 2/3 बनी, लेकिन जो हमारे पास सैद्धांतिक प्रायिकता है वो हमारे पास 1/2 है। वो तो हमेशा 1/2 रहेगी हेड आने की प्रायिकता। तो जैसे जैसे हम जितनी ज्यादा बार हम इसको करेंगे, एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो जो ये नंबर है वो इसके पास पहुंच जाएगा। भी ज्यादा बार करेंगे तो जो हमारी वैरायटी है वो कम होएगी। 10 बार किया, मान लिया हमने 7 बार हेड आ गया, 3 बार टेल आ गया, तो 7/10। 100 बार किया, मान लिया 60 बार हेड आ गया, 40 बार टेल आ गया, तो वो और पास पहुंच जाएगा इसके। तो जितनी बार हम इसको प्रयोग करेंगे उतना ही जो सैद्धांतिक प्रायिकता है और जो प्रायोगिक प्रायिकता है दोनों सेम सेम हो जाएगी। जो प्रायोगिक प्रायिकता हमारी सैद्धांतिक प्रायिकता के पास में पहुंच जाएगी। तो ये हमारी प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो गई। अगर समझ आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।